आदाब, मैं हूँ वसतुल्लाह ख़ान। मेरे साथ हैं ज़र्रार खोड़ो और वीडियो लिंक पे हैं शाहज़ेब जिलानी। शाहज़ेब जिलानी भी वीडियो लिंक पे हैं और अभी वीडियो लिंक का जिक्र जारी है क्योंकि इस्लामाबाद में आज सारे कैमरों का मरकज़ जो है वो इस्लामाबाद के कोर्ट नंबर 1 था, सुप्रीम कोर्ट का, जहाँ नैब आर्डीनेंस में तरमीमात को चैलेंज करने का जो मुकदमा है उसके ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त है उसकी समाअत हुई थी। दरख्वास्त गुजार को भी 9 महीने 11 दिन बाद स्क्रीन पे देखा गया वीडियो लिंक पे कमरा अदालत में। इतना रश था ज़रार साहब के कोर्ट नंबर 7 और 8 को खुलवाना पड़ा और वहाँ वो भी खचाखच भर गए। हालांकि वहाँ तस्वीर नज़र नहीं आ रही थी लेकिन साउंड सिस्टम जो है वो एक्टिव था तो लोग वहाँ भी जाके बैठ गए। अच्छा, अदालती कार्रवाई की जैसा कि हम तवक्को कर रहे थे लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हुई। अच्छा, समाअत के दौरान फिर भी समाअत के दौरान एक तस्वीर जो है, चूँकि कोर्ट नंबर 1 में जजों को तो दिखाना था ना कि दरख्वास्त गुजार बैठे हुए, उनकी किसी ने तस्वीर खींच के बाहर भेज दी और वो वायरल हो गई। हालांकि कमरा अदालत में कैमरे के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं थी। अदालती अमला जो है थरथली मच गई और CCTV कैमरों की मदद से बाहर सुराख तो लगा लिया कि किन साहब की हरकत थी, लेकिन जाहिर है कि तस्वीर तो दुनिया भर में वायरल हो गई और उसका क्या नतीजा। अच्छा, तस्वीर क्योंकि इतनी वायरल हो गई है इसलिए हमने सोचा कि आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। हाँ, और कोई क्या कहने बस क्या करें यार, ओवरडू नहीं करना चाहिए चीज़ों को। हाँ, बताएं। दूसरी बात, सॉरी, पहले आपने कहा कि इतने लोग चकच भरे हुए हैं तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि लोगों को मतलब अदालती प्रोसीडिंग्स में इतना इंटरेस्ट है। हाँ, और हर शहरी को होना चाहिए इस मुल्क के। वायरल की आपने बात की तो अच्छा, ट्विटर की अगर हम बात करें, अच्छा आपको पता है ट्विटर बंद है लेकिन फिर भी 1,04,000 ट्वीट्स हैं हैशटैग के साथ वी वांट इमरान खान लाइव। ये सिर्फ हैशटैग के साथ है लेकिन छोड़ो, हो सकता है बॉट्स हैं, यकीनन बॉट्स होंगे। PTI की अगर आप अपनी चैनल की बात करें, उनका जो यूट्यूब चैनल की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पर तकरीबन 15 लाख व्यूज़, 1.5 मिलियन 15 लाख ही होता है, 15 लाख व्यूज़ वहाँ पर हैं। 10 लाख से ज़ायद व्यूज़ PTI के सरबरा के अपने जो चैनल है जिनकी तस्वीर थी ये वाली, उन पर हैं। अगर मैं फिर डॉन, जियो, समा, ARY, दुनिया, इनकी लाइव ट्रांसमिशंस को लूँ तो कहीं 5 लाख, कहीं 7 लाख, कहीं 4 लाख, हाँ, इस तरह तो कई और मिलियन यहाँ पर आ गए, फिर हिट हो गई। हाँ, और फिर अगर हम थोड़ा सा आगे जाएं, जैसे कि मतीउल्लाह जान साहब हैं या फिर साबिर, तो वो तो फिर कई मिलियन, हाँ, वो तो फिर मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। लेकिन ये जो 7 से 8% है ना लोग, ये काफ़ी आपको पता है। हाँ, ये हाँ जो भी हैं सिर्फ 7 से 8% लोग हैं 25 करोड़ में, लेकिन हर बंदा यूट्यूब पे। हाँ, अब ये एक है। हाँ। अच्छा, अदालती अमले ने जब ज़ाहिर है ये चीज़ें देखी तो उन्होंने जो फुल स्क्रीन पे वीडियो आ रही थी दरख्वास्त गुजार की, उसको मिनिमाइज कर दिया। अच्छा, वो तो जस्टिस अतर मिनल्लाह ने जो है वो अमले से पूछा ये क्या हरकत है, तो फिर इमरान खान की जो तस्वीर है वो फुल स्क्रीन पे दोबारा आ गई। वफाकी हुकूमत के वकील थे मखदूम अली ख़ान, 3 घंटे तक दलाइल देते रहे। इमरान खान नोट्स बना के लाए थे, वो उकताए हुए लग रहे थे, मगर 5 रुकनी बेंच ने उन्हें एक बार भी बोलने के लिए नहीं कहा। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने बहरहाल कहा कि वफाकी हुकूमत के जो वकील हैं उन्होंने अपने दलाइल में जो सवालात उठाए हैं उनके जवाबात दरख्वास्त गुजार से हम अगली समाअत में मांगेंगे। वो कब है? अच्छा, वो अभी उसकी डेट अनाउंस नहीं हुई। अच्छा, इमरान वसीम जो हैं हमारे इंसाफ नहीं, अदलिया के रिपोर्टर, अदालती रिपोर्टर, वो हमारे हैं। इमरान, मैं ये जानना चाहता हूँ एक आम शहरी के तौर पे कि आज जब दरख्वास्त गुजार को तलब किया गया, अगर उन्हें बोलना नहीं था एक लफ्ज़ भी, तो उन्हें फिर अगली समाअत में भी बुलाया जा सकता था। आज बुलाने की क्या फ़िलॉसफी है उसके पीछे? जब आपने नोटिस किया है तो फिर बानी तहरीक इंसाफ को आपने सुना क्यों नहीं? ये सवाल सिर्फ आपका नहीं, मेरे ख्याल से बहुत सारे आपके सुनने वालों का, पाकिस्तान के अवाम का हो सकता है। लेकिन इसका जवाब पर आने से पहले जो आप अभी ये मुख्तलिफ व्यूज काउंट कर रहे थे कि जो बानी PTI का अपना अकाउंट है वहाँ पे 10 लाख और प्लान पे 15 लाख, बहुत ज्यादा जो है उनकी तस्वीर वायरल होने के व्यूज हो सकते हैं। अच्छा, इसमें ओवरलैपिंग भी हो सकती है लेकिन मैं उस पर नहीं जा रहा।
मैं सिर्फ एक और खबर आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट का अपना यूट्यूब चैनल है, जब ये नोटिस बानी पीटीआई को किया गया था कि उनके वीडियो लिंक के इंतजाम किए जाएं, आज के लिए वीडियो लिंक के इंतजाम किए जाएं, तो सुप्रीम कोर्ट के अपने यूट्यूब चैनल के जो सब्सक्रिप्शन थी वो 12-13 को 14,000 के करीब थी। और जब वो नोटिस हो गया, वीडियो लिंक के जरिए इंतजाम हो गए, तो आज उसकी सब्सक्रिप्शन जो है वो 80,000 को टच कर गई। बिल्कुल। लेकिन फिर जो एक्सपेक्टेशन थी कि ये लाइव स्ट्रीमिंग होगी, लाइव दिखाया जाएगा, बानी पीटीआई कोर्ट के साथ एड्रेस करेंगे और हम उनको सुनेंगे और लाइव देखेंगे, देख भी सकेंगे, लेकिन फिर वो लाइव कवरेज नहीं हुई, तो वो सब्सक्रिप्शन कम होके 75,000 पे आ गई आखिरी मरतबा जब मैंने देखी। हो सकता है कि आप मजीद उसमें कोई कमी वाक़ई हो चुकी हो, कमी हो गई है। अब जो दूसरा आपका सवाल था कि नोटिस किया गया और बानी पीटीआई को सुना नहीं गया, तो ये सच इसका जवाब ये है कि नोटिस इसलिए किया गया, इससे पहले भी जो पहली समाअत 11 महीने पहले हुई थी, उसमें ये कहा गया था कि इमरान खान अगर इस केस में अपने रिप्रेजेंटेशन चाहते हैं तो उस रिप्रेजेंटेशन के इक़दाम के हवाले से जेल सुपरिटेंडेंट जो है वो उसके इक़दाम करे, यानी वकील के जरिए वो इक़दाम कर सकते हैं। लेकिन अब खान साहब को वीडियो लिंक के जरिए बुलाया गया था, क्योंकि कोर्ट में बात हुई कि बानी पीटीआई ने फैसला करना है कि वो वकील के जरिए आते हैं या खुद पेश होते हैं। अब इसमें मामला ये है कि इमरान खान साहब को बुलाया इसलिए गया क्योंकि उनके हक में जो फैसला आया है उस फैसले के खिलाफ अपीलें आई हैं। उन अपीलों पर वफाकी हुकूमत के वकील ने दलाइल देने हैं। मखदूम अली खान ने, कुछ मुतासरीन भी हैं जो बंदियाल साहब वाला फैसला है उस फैसले से मुतासरा लोग भी सुप्रीम कोर्ट में अपील लेके आए हैं। तो खान साहब को इसलिए बुलाया गया है कि वो जब अपील करने वाले लोगों के वकला जो दलाइल दे रहे होंगे वो सुने, तो खान साहब अपने पॉइंट्स लेते जाएं, सवालात को नोट करते जाएं जो कानूनी नुक्ते पे उठा रहे हैं। अच्छा, तो फिर जब टर्न खान साहब की आएगी, टर्न आएगी, तो तब खान साहब उन सवालों का जवाब भी दें और अपना मुद्दा भी अदालत के सामने रखें कि ये जो नैब तरमीम का फैसला है वो क्यों खान साहब चाहते हैं कि बाहर रखा जाए और इन अपनों को मुस्तरद कर दिया जाए। ठीक है, बात समझ में आ गई, मंतकी तौर पे समझ में आ गई। एक और चीज़ है जो मैं अभी चलवाऊंगा, उस पर भी मैं आपको मैं एक ज़िमनी सवाल छोटा सा करना चाह रहा हूँ इसी मामले पे। इमरान अगर ये बता सकें कि देखिए हमारे ये सुप्रीम कोर्ट ने काजी फायज़ साहब ने कहा था कि ये लाइव होंगी ब्रॉडकास्ट ना, ये इस खास केस में आज के दिन लाइव स्ट्रीम ना करने का फैसला ये कैसे हुआ? ये एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला है या इसका क्या जवाब क्या पेश किया गया? देखें, ये तो अपना जिलानी भाई कल से लग रहा था कि ये जो केस है ये हो सकता है इसकी लाइव स्ट्रीमिंग ना हो, और आज जब ये अदालती कार्रवाई शुरू होने वाली थी तो हमें सबको मालूम था कि ये अदालती कार्रवाई से जब आगाज होगा, जब बेंच आके बैठेगा तभी पता चलेगा कि लाइव स्ट्रीमिंग होगी या लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होगी। अब इसमें जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है, खबर की बात नहीं कर रहा, जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है उसके मुताबिक ये फैसला, क्योंकि आज कमरा अदालत में ये बात हुई जब इस केस के मुकदमे की समाअत चल रही थी, हुकूमत के वकील दलाइल दे रहे थे, तो जो खैबर पख्तूनख्वा के एडवोकेट जनरल है वो आए रोस्टरम पे, उन्होंने आके कहा कि इस केस की यूट्यूब चैनल पे लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हो रही, तो उन्हें बिठा दिया गया सीट पे कि आप बैठ जाएं, मखदूम अली खान साहब को दलाइल देने दें। तो उससे ये तासर मिला कि ये जो फैसला है लाइव स्ट्रीमिंग ना करने का, गालिबन ये बेंच का फैसला है, पूरे बेंच का फैसला है, और हमारे पास यही मालूमात आ रही थी कि बेंच ही फैसला करेगा। और काजी फाइसर साहब ने ये कहा है, गैर मुसद्दक़ा ज़राए से जो इन्फॉर्मेशन आई है, उन्होंने कहा कि मैंने फैसला नहीं करना, ये बेंच ने फैसला करना है। ठीक है, तो हमें ये लगता है कि कोर्ट में आने से पहले हो सकता है कि जजेस ने वहां पे मुशावरत की हो और वहां पे ये फैसला हुआ हो। फेयर एनफ, ये बात समझ में आ रही है। आमतौर पे ये होता है या तो पहले कह दिया जाता है या फिर कमरा अदालत में बेंच आता है तो बेंच समझ के कहता है कि मेरा ख्याल है कि यहाँ पर एक मौका मिस हुआ है क्या कोर्ट से या जिससे भी, अगर करने देते और इसको मोनेटाइज करते तो काफी तामीराती काम के लिए पैसे निकलते। हाँ, कई जो नुकसानात हुए, कई अमलाक के जो नुकसानात हुए वो उनकी थोड़ी बहुत भरपाई हो जाती है, लेकिन इतनी भी ना होती। अच्छा, इससे पहले मैं इसी अदालती मौजू थोड़ी सी एक और जो शाख निकल रही है उसकी बात करूं, मुझे एक याद आ गया। आज मैं BBC की रिपोर्ट पढ़ रहा था कोर्ट नंबर 1 के बारे में, वो स्क्रीन पे जाहिर है कि वो बैठे हुए थे दरख्वास्त गुजार, तो वहाँ PTI के कारकुनान भी थे, तो ख़वातीन कारकुनान भी थी, तो उन्हें महसूस हुआ
एक कारकुन को कि इनके जो बाल हैं थोड़े से बिखरे हुए हैं, तो वो स्क्रीन की तरफ हाथ करके यूं कर रही हैं कि भाई अपने बाल वाल सीधे करो। उस पर मुझे जावेद सबा साहब हैं हमारे दोस्त, उनका एक शेर याद आ रहा है कि यूं दिखाते हैं उसे चाक गरेबा अपना, जैसे सचमुच ही निकल आएंगे तस्वीर से हाथ। अच्छा, अब मैं इमरान वसीम दूसरा जो पहलू है उसकी तरफ आता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं कुछ आपको आवाज़ें सुनवाऊँगा। कल आपको तो पता है सेनेटर फैसल वाडा ने एक बड़ी धुआंधार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, इसलिए कि जजों ने जाहिर है कि वो ख़त भी लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भी ले लिया है, 6 जज हैं और उसमें अतर बिन अल्लाह पे जो है वो ज़्यादा फोकस है, तो उस हवाले से फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने भी सुनी होगी। तो आज चीफ जस्टिस साहब ने आपको पता है कि उसका अस खुद नोटिस ले लिया है, तो हम ये सिर्फ जानना वो सुनवाना चाह रहे थे कि सिर्फ फैसल वाडा नहीं है, एक पूरी कतार है जिसने एक जो है वो आर्केस्ट्रा डेवलप करने की कोशिश की है। उस आर्केस्ट्रा की चंद झलकियां मैं आपको सुनवाना चाह रहा हूं। फैसल वाडा से शुरू करते हैं। हम देख रहे हैं कि एक कन्फ्रंट्रेशन है, एक सिचुएशन चल रही है जिसके तहत बार बार इंटेलिजेंस इदारों का नाम लिया जा रहा है। तो भाई शवाहिद देना, शवाहिद दे, हम आपके साथ खड़े हैं। बट अगर शवाहिद नहीं है और ये जो आपने बताया ये भी ज़बानी है और राइटिंग में नहीं है, तो फिर तो मसला है। तो ये मसले का हल यही है कि कौम चाहती है कि आप इतने बड़े आईनी कानूनी इंसाफ के ओहदों पे बैठे हैं, तो इसको क्लैरिफाई करें ताकि ये मंतकी अंजाम तक पहुंचे। अब पाकिस्तान में कोई पगड़ी उछालेगा तो पगड़ी का फुटबॉल, हम उनकी पगड़ियों का फुटबॉल बनाएंगे। प्यार करेंगे डबल प्यार देंगे, इज्जत देंगे डबल इज्जत देंगे, इतराम करेंगे डबल इतराम करेंगे, बदमाशी करेंगे डबल बदमाशी करूंगा। इनफ इज इनफ। एथेरक इसके लिए ये होता है। अच्छा, तो आज नैब तरमीम का जो केस था उसकी समाअत के दौरान जस्टिस अतर बिन अल्लाह जो हैं उन्होंने अटॉर्नी जनरल से कहा कि भाई आप हमें क्या प्रॉक्सीज़ के ज़रिए धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, हमें कहा जा रहा है कि पगड़ियाँ के फुटबॉल बना देंगे। तो अटॉर्नी जनरल ने कहा नहीं सर, ऐसी तो कोई बात नहीं है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। अच्छा, सिर्फ ये ऐसा नहीं कि फैसल वाडा साहब इंडिविजुअल कैपेसिटी में PMLN हैं, उनके एक साहब हैं तलाल चौधरी, बिल्कुल है, वो भी आर्केस्ट्रा में से शामिल हैं। एक झलक देखें। क्यों अपने नीचे सिस्टम को ठीक करने की बजाय एक ऐसा नॉन इशू को इशू बनाने की कोशिश की जा रही है? भाई जो आदमी प्रेशर नहीं ले सकता वो इंसाफ की कुर्सी पर कैसे बैठ सकता है? वो लोग हिसाब कर रहे हैं जो खुद 62-63 पर पूरे नहीं उतरते। ये जो प्रेशर की जो बात है ना, 100% दुरुस्त है। आपको पता है कि कोयला भी जाहिर उस वक्त बनता है जब उसके ऊपर प्रेशर होता है, कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुजार होता है। तलाल चौधरी हो गए और अपने फैसल वाडा हो गए। MQM के रहनुमा हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब, बिल्कुल, उन्होंने और ऑन चौधरी जो हैं इस्लामाबाद में पाकिस्तान पार्टी, जी बिल्कुल, उसके जो रहनुमा हैं, उन्होंने भी इस्लामाबाद प्रेस क्लब में आज अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंसें की। मुस्तफ़ा कमाल ने क्या कहा ये भी सुन लें। कि एक सियासतदान जो है वो दोहरी शहरियत नहीं रख सकता, लेकिन एक जज जो है वो दोहरी शहरियत रख सकता है। यह अजीब ही बात है भाई। इस पोलराइज जमाने में अगर हमें किसी चीज ने, इस पाकिस्तान में किसी चीज ने जोड़े रखा है तो वो हमारी डिसिप्लिन आर्मी है, हमारी फौज है, CTD है, उसमें IB है, FIA है, ISI है, MI, जो भी एस्टेब्लिश, सबको जो है वो क्वेश्चन, सबके ऊपर, सबके खिलाफ लेटर्स लिख दिए। तो बचा क्या है? ये कोई बाहर मुल्क की जुडिशरी नहीं, उनके अपने मुल्क की जुडिशरी जो है वो उनके ऊपर ये इल्जामात लगा रहे हैं। उस सब सिटिंग जजेस जो हैं वो उनके खिलाफ सब सफारा हुए हैं। तो वो आज उनका मोटिवेशनल लेवल क्या होगा? हम इन तमाम बातों से लाताल्लुक नहीं रह सकते। मुस्तफ़ा कमाल भाई, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जिसने लैंडस्लाइड शिकस्त खाई थी, मतलब परवेज खटक को भी पीछे छोड़ अच्छा,
ऑन चौधरी साहब जो हैं उन्होंने कहा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि बड़े आराम से ड्राइंग रूम में बैठ के आप ये तो कह देते हैं कि इदारों को जो हैं वो मुदाखलत कर रहे हैं, लेकिन अगर ये इदारे ना हों तो मुल्क में कानून नाम की भी कोई चीज़ ना हो। बिल्कुल सही बात है। और भी कुछ कहा। मेरा ये मासूमाना सवाल है अपनी मौजूद अदलिया से, ऐसे कौन लोग हैं जो अदालतों और इदारों को आपस में लड़ाना चाहते हैं? क्या मैं ये हक रखता हूँ कि मैं उनसे ये सवाल कर सकूँ? यही नोटिस नहीं है कि सिर्फ अगर कोई सोशल मीडिया पे कोई अदलिया के ख़िलाफ़ बात करता है तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, तमाम उन अनासर के ऊपर एक्शन किया जाए जो कि पाकिस्तान के अदारों को डिस्टेबलाइज़ करने की कोशिश करते हैं, पाकिस्तान की सोशल मीडिया में ट्रायल करते हैं उनके ख़िलाफ़। कई ऐसे सीनियर पॉलिटिशियन हैं जिनको ड्यूल नेशनलिटी पे डिस्क्वालीफाई किया गया। तो क्या ये सिर्फ सियासतदानों के लिए है? क्या ये बाकी इदारों के लिए है, ब्यूरोक्रेट्स के लिए है? सबके लिए फिर एक कानून होना चाहिए। 5 लोगों को कि मैंने आपको सुनवा दिया। जी बिल्कुल। और एक ही तरह की बात है, कोरस। आप क्या करें? मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, दौरी शहरियत। एक मिनट ठहरिए, एक मिनट। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि जो दौरी शहरियत की जो बात है ना, तो बिल्कुल बजा है, सबके लिए एक ही कानून होना चाहिए। ग्रीन कार्ड और सिटीजनशिप में एक फ़र्क होता है। जस्टिस बाबर सत्तार के पास ग्रीन कार्ड है, आपको हल्फ नहीं उठाना होता व्हेन यू गेट अ ग्रीन कार्ड, और आपको वो पूरे राइट्स नहीं मिलते जो एक मतलब ग्रीन कार्ड को शहरियत बनाया जा रहा है, और ग्रीन कार्ड को शहरियत बनाया जा रहा है। और अब कानून से आप अग्री या डिसएग्री करें, इनकी बात बजा है। पाकिस्तान के आइन के मुताबिक आप ग्रीन कार्ड होल्ड करने का ये मतलब नहीं है कि आप जज नहीं बन सकते, पार्लियामेंट के मेंबर भी बन सकते हैं। आई थिंक सो। ये मुझे क्लियर नहीं। हाँ, आप क्या कह रहे हैं शाहज़ेब? मैं ये कह रहा था कि ये जो आपने ऑर्केस्ट्रा की बात की जी, उसमें 2 और जोड़ लें। पीटीआई के रऊफ हसन जिन्होंने आज ट्वीट किया है काजी फायज ईसा का नाम लेकर उन पर तनकीद की है, और इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक के खिलाफ पीटीआई का एक बाकायदा एलामिया सामने आया है, और उसमें कहा गया है कि वो पेशावराना दयानत से महरूम है, और भी कड़वी बातें कही गई हैं। हैशटैग आमिर फारूक। सो कहने का मकसद ये है कि जजेस आर अंडर अटैक जी। और जाहिर है कि इसका मकसद यही है कि अगर कल खुद नोटिस है, कंटेम्प्ट की कोई प्रोसीडिंग होनी है, तो वो सिर्फ फैसल बाउडा के खिलाफ नहीं होगी। ठीक है। अच्छा, इनफैक्ट फैसल बाउडा साहब ने भी ये बात रेज की है कि भाई वो ये रऊफ हसन साहब कुछ भी कह दें, लेकिन क्या मेरे खिलाफ होगा? अब ये गुफ्तगू जो है आगे भी बढ़ानी है। इमरान वसीम साहब, आप वक्फे का इंतज़ार कीजिए, वक्फे के बाद आपकी ऑब्जर्वेशंस भी मैं लेना चाह रहा हूँ। वेलकम बैक। वक्फे से पहले आपको हमने 4-5 आवाज़ें सुनवाई, एक ही तरह का साज, एक ही तरह का ऑर्केस्ट्रा। इमरान वसीम, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि ये जो हम मीडिया वाले इसको एक कलर देने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे ये अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट या एजेंसियों की जो है कोई खुल्लम खुल्ला लड़ाई हो रही है या होने वाली है, कोई इस तरह का तासुर इनस्टेबल रिलेशनशिप का। और फिर ऐसा भी लग रहा है कि जैसे ये वाहिद मुद्दा है जिसमें पीटीआई, मुस्लिम लीग नवाज़, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, आज़ाद और इस्टेब्लिशमेंट सब एक पेज पे दिखाई देते हैं एक ख़ास मुकदमे के हवाले से। तो इसको वाकई हम एक ये समझें कि अदालत तो अपनी मामूल की कार्रवाई कर रही है ज़ाब्तों के हिसाब से, हम ही कुछ उतावले हो रहे हैं या जिन पे पैर पड़ रहा है वो बेचैन हैं और वो अपनी बेचैनी का मुख्तलिफ चैनल्स के ज़रिए इजहार करने की कोशिश कर रहे हैं। खान साहब, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं डिस्कस करने के। ये आपने 5-6 आवाजें सुनाई। मैं सबसे पहले अतर मिनल्ला साहब की बात करूंगा बड़े मोहतात अंदाज में। जब काजी फायज ईसा साहब के खिलाफ सोशल मीडिया पे कैंपेन चली और उसका कभी अदालत में, कमरा अदालत में, भारी अदालत में, लार्जर बेंच में जिक्र हुआ कि ये सब कुछ सोशल मीडिया पे होता है, और ये कहा गया कि इसकी रेगुलेशन नहीं होती, किसी के खिलाफ कोई एक्शन अगर करें तो सवालात उठ जाते हैं। तो अतर मिनल्ला साहब बड़े लिबरल जज हैं, वो उसी केस में बैठे, उसी बेंच का हिस्सा होते हुए ये कहते थे
कि तनकीद से घबराना नहीं चाहिए। वो जो पगड़ियां उछाली जाती थी या जो इस किस्म के अलकाबात लगाए जाते थे, इवन कि आपने रऊफ हसन साहब का जिक्र किया, तो रऊफ हसन साहब तो किसी जज को टाउट भी कहते हैं। अब टाउट जो पगड़ियां उछालने वाली बात है, ये भी कंटेम्पचुअस है, ये भी मुबैना तौर पे कंटेम्पचुअस है, लेकिन टाउट तो उससे ज्यादा सख्त लफ्ज है। लेकिन हमें तब उस बात का एहसास नहीं हुआ कि ये जो कह रहे हैं उस पे उस तरीके से वो चीजें हाईलाइट नहीं हुई। लेकिन बात मैं मिलला साहब की कर रहा था कि वो वहां पे बैठ के कभी उन्होंने नहीं कहा कि ये जो सोशल मीडिया पे काजी फैसल साहब को सिंगल आउट करके उनके खिलाफ बात होती है, तो वो उसके बारे में मेरा तासुर ये है, मेरी राय है कि वो कहते थे कि ये तनकीद है। जबकि दूसरी साइड पे बैठे खातून जज मुसर्रत तिलाली साहबा कहती थी कि ये तनकीद नहीं, ये इंसल्ट की जा रही है। इंसल्ट और तनकीद में फर्क है, लेकिन उस वक्त किसी ने बात नहीं। ये हमें भी एहसास मीडिया वालों को तब हुआ जब ये कल फैसल वाडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जब तलाल चौधरी ने की, कामरान टसूरी ने की, आज भी 2 लोग बैठे हुए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इसमें बैलेंस हमने भी नहीं देखा। यानी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई फैसल वाडा की, और अतुल मिल्ला साहब जो कहते हैं कि लोगों को बात करने दे, वो खुद एक्सपोज हो जाएंगे, वो आज कोर्ट में कह रहे थे कि ये धमकाया जा रहा है। वो आज तनकीद नहीं कह रहे थे, वो धमकाने की बात कर रहे थे। लेकिन जब काजी फैसल सिंगल आउट हो रहे थे, तब किसी भी जज ने चाहे किसी अदालत से उसका ताल्लुक था, किसी जज ने उसकी निशानदेही नहीं की। लेकिन काजी फैसल साहब ने नोटिस लिया इस मामले का, कल इसको कोर्ट के लिए भी लगा दिया। और ये मैं आपको, मेरी इनिशियल इंफॉर्मेशन है, हतमी नहीं है, इम्कान है कि ये पहला नोटिस नहीं है, और भी हो सकता है नोटिस किसी को। अब वो किसको होगा मुझे नहीं पता। अच्छा इमरान वसीम, अच्छा पॉइंट, हाँ हो सकता है किसी और को भी। इमरान वसीम, जाते जाते ये हम खवास की तो खबरों पे बात कर रहे हैं, एक आम आदमी की खबर जो है वो मैं आपको देना चाहता हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो हैं, उन्होंने एक कश्मीरी शायर और सहाफ़ी अहमद फरहाद की गुमशुदगी में इंटेलिजेंस एजेंसियों मुमकिना किरदार पे डिफेंस सेक्रेटरी से रिपोर्ट तलब कर ली है। और ये रिपोर्ट इस बुनियाद पे तलब की गई है कि उन्हें अहमद फरहाद को गुज़िश्ता रोज़ उनके घर से उठा लिया गया था, और उनकी जो अहलिया हैं उन्होंने हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की, और उस दरख्वास्त में उन्होंने ISI को मोरद इल्ज़ाम ठहराया। चुनाचे फाजिल जज ने ISI और IB के मुमकिना किरदार के बारे में सेक्रेटरी दिफा से रिपोर्ट तलब कर ली, और SSP इस्लामाबाद को बाजियाब करने का हुक्म दिया है अहमद फरहाद को, और HRCP जो है उसने भी इसी तरह का मुतालबा किया है। तो अब जाहिर है कि ये तो अब देखते हैं आगे चल के क्या होता है। थैंक यू सो मच इमरान वसीम, मज़ा आता है आपसे हमेशा गुफ्तगू करके। एक वक्फा ले लें। प्रोग्राम में वापस खुशामदीद। इस बात में कोई शक नहीं, इससे इनकार नहीं कि हमारे यहाँ डिसइंफॉर्मेशन, झूठ, स्कैंडल्स, लोगों की किरदार कुशी का एक खुला माहौल मौजूद है, और वक्तन फ़वक्तन हम देखते हैं कि सोशल मीडिया को भी उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। हमारी गवर्नमेंट की एक पुरानी ख्वाहिश है कि किसी तरह से ये जो जिन आपे से बाहर हो गया है, इसको वापस बोतल में कैसे डाला जाए। हालिया ये जो गवर्नमेंट आई है, ये कुछ लॉज पर काम कर रही है। एक जो हमारा साइबर कवानीन है, उसमें अमेंडमेंट लाने की बात है, उसे सख्त करने की बात है, मजीद सजाएं देने की बात है। और साथ ही पंजाब में हमने देखा है कि एक डेफेमेशन का कानून, नया कानून लाया जा रहा है ताकि डिसइंफॉर्मेशन को रोका जाए। हुकूमत की शिकायत ये है कि मिसाल के तौर पे जो पंजाब के अहम हुक्मरान हैं, उनकी तस्वीर फ़ोटोशॉप की जाती हैं, उन्हें डिफेम किया जाता है, या फिर जो हमारे यहाँ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी इसे इस्तेमाल करती हैं। तो इस सब को रोकने के लिए कोशिशें हो रही हैं। अब ये जो डेफेमेशन लॉ है, इसका ये पता चला कि जी के 3 दिन दिए गए हैं सहाफ़ी बिरादरी को कि आप 19 मई तक अगर कोई आपकी तजावीज़ हैं तो दे दें, वरना हम इसको लागू करने जा रहे हैं। इसका ना कोई ड्राफ्ट सामने आया है, ना ज़्यादा लोगों को पता है इस बारे में। फरिया अजीज़ डिजिटल राइट्स की एक्टिविस्ट हैं, प्रोग्राम में आती रहती हैं, वो इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रही हैं। फरिया, बताइएगा कि आपकी नज़र से अब तक क्या गुजरा है कि ये डेफेमेशन लॉ जो है इसमें क्या होगा और इससे आम शहरियों या सहाफ़ियों पर क्या
कदगने लगेंगी, क्या फ़र्क पड़ेगा? जी, ये पंजाब असेंबली की वेबसाइट पे इसका ड्राफ्ट मौजूद है और कहा यह जा रहा है कि अब संडे तक टाइम है जिस कमेंट्स देने के लिए। देखिए, इसमें जो बुनियादी इशू अगेन डेफेमेशन ऑर्डिनेंस 2002 को ये रिपील करेगा, जो सिविल स्टैट्यूट है। क्रिमिनल इस वक्त हमारे पास 499, 500 और सेक्शन 20 अभी भी है पीका का, जो इस्तेमाल होता रहता है। अब इसके तहत जो है वो करना क्या चाह रहे हैं, और इसी से आप इसके इंटेंट का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये प्राइवेट सिटीजन से पहले जहाँ पे स्टेटमेंट और ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस हैं इसके कि ये क्यों लाया जा रहा है, पब्लिक ऑफिशियल्स इसमें शामिल किए जा रहे हैं कि आप अगर पब्लिक ऑफिशियल्स के बारे में कहेंगे, इंस्टीट्यूशंस के बारे में कहेंगे और सोशल मीडिया पे ये बातें करेंगे तो उसकी पकड़ होगी इस कानून के तहत। इसमें जो जुर्माने हैं वो मिनिमम जुर्माना 30 लाख से शुरू हो रहा है, उसकी कोई अपर लिमिट है नहीं। हमें ये लगता है कि सिर्फ फौजदारी जो कानून है या निज़ाम है वो कोअर्सिव होता है, लेकिन ये सिविल साइड पे भी कोअर्सिव हो सकता है इस तरह के अगर आपके पास जुर्माने रखे जाते हैं। और दूसरे जो इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप अगर देखें जो हमारी जो बहस छिड़ी हुई है, ऑफ कोर्स डिसइंफॉर्मेशन भी है, फेक न्यूज़ भी है, हमें कोई सेल्फ अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म्स भी चाहिए। आपने तस्करा किया कि मॉफ्ड इमेजेस, तो उसके तो पीका का कानून है। तो आम आवाम के लिए तो आप कहते हैं कि जो नाकाम कवानीन है और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, आप उसका सहारा लें। यहाँ पे आप करेंगे क्या कि एक एलीट फॉर द एलीट बाय द एलीट ऑफ द एलीट ये कानून बन गया है कि एक्सेस किसके पास होगा। और दूसरा जो सहाफ़ियों की यहाँ पे डेफिनेशन एक्सपेंसिव रखी गई है, जिस तरह हम बात करते हैं कि सहाफ़ियों को प्रोटेक्ट किया जाए, तो फिर ये सहाफ़ी बिरादरी जो बॉडीज़ हैं उनकी तरफ से भी और बाकियों की तरफ से आते हैं। ये वी लॉगर से सहाफ़ी नहीं होते। यहाँ पे इतनी एक्सपेंसिव डेफिनेशन है जो जर्नलिस्ट सेफ्टी लॉज में आप वो प्रोटेक्शन नहीं देना चाहते, लेकिन डेफेमेशन के हवाले से आप एक्सपैंड करें। एडिटर कौन है, जर्नलिस्ट कौन है, किसकी पकड़ हो सकती है। अच्छा, सॉरी प्रिया एक सेकंड, सॉरी, ये आप थोड़ा सा हमें समझा सकते हैं? जैसे आप कह रहे हैं कि डेफिनेशन को एक्सपैंड किया गया है कि जर्नलिस्ट कौन है, एडिटर कौन है, इसका क्या मतलब है? जी देखें, इसमें जो डेफिनेशंस डाली गई हैं इस कानून में, अब सहाफ़ी को ये इस तरीके से डिफ़ाइन किया गया है कि कोई भी न्यूज़ वेबसाइट या करंट अफेयर्स कोई कंटेंट डालता है सोशल मीडिया पे तो उसको सहाफ़ी कहा जाएगा। अब आपको पता है कि कितने यहाँ पे बैक एंड फोर्थ होते हैं, कौन सहाफ़ी है नहीं है, हम मानते हैं सोशल मीडिया वालों को या नहीं मानते। तो एक ये, दूसरा एडिटर के हवाले से भी कि आप अगर आप एडमिन हैं, एडमिन फंक्शन कर रहे हैं सोशल मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म पे, तो अब आप वो एडिटर के रोल में माने जाएंगे। और वो इसलिए ये डेफिनेशंस अहम हैं क्योंकि फिर लायबिलिटी आयद होगी इसके ज़रिए कि पकड़ हो सकती है आपकी, आप इस कानून की गिरफ्त में आ सकते हैं। तो इस वजह से ये डेफिनेशंस इसमें डाली गई हैं। अच्छा, और इसका प्रोसेस क्या होगा? अब इससे पहले हम इस पॉइंट पर आएँ कि इस मसले के बारे में किया क्या जाए, मैं पूरी बात कर रहा हूँ फेक न्यूज़ डेफिनेशंस के। इसका प्रोसेस क्या होगा? क्या ट्राइब्यूनल होगी या कोई जज साहब फैसला करेंगे? और कंप्लेंट कौन फाइल कर सकता है इसमें? कोई भी? कोई भी फाइल कर सकता है। और इसमें जो 2002 की ऑर्डिनेंस है उसमें तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये केसेस चलते हैं। यहाँ पे एक ट्राइब्यूनल बनाया जा रहा है। यहाँ पे जो हुकूमत है मुशावरत करके, जो चीफ जस्टिस हैं लाहौर हाई कोर्ट के, वो ट्राइब्यूनल के जो हैज़ हैं। अब यहाँ पे इसलिए देखें, जब आप इंसर्ट कर रहे हैं पब्लिक ऑफिशियल्स, फिर आप इंसर्ट कर रहे हैं स्टेट इंस्टीट्यूशंस, और फिर आप यहाँ पे वफाकी नहीं सॉरी प्रोविंशियल हुकूमत को इंसर्ट कर रहे हैं ट्राइब्यूनल्स के बनाने में। और आपको पता है इस वक्त भी जो बहस छिड़ी हुई है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस और नाम वगैरह के अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स के, तो ये फिर जाहिर है कि एक इंटरफेरेंस भी नज़र आती है, या उस तरह से नहीं है जिस तरह से आम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई चीज़ जाएगी। तो ये इसलिए भी तशवीशनाक बात है। ठीक है, और मिनिमम इसकी 30 लाख आप कह रहे हैं, और अभी 3 दिन हैं, अभी 16 तारीख है अभी, और 3 दिन है कि जितने भी एतराज़ात डालने हैं, क्या ये काफ़ी वक्त है आपकी नज़र में?
बिल्कुल काफी वक्त नहीं है, ये तो खाना पूरी की जा रही है कि अच्छा चलें अब एतराज़ात अगर आ गए हैं तो आपको हम 3 दिन की मोहलत देते हैं कि आप क्या आज हो गया है थर्सडे, तो आप अपना वीकेंड भी बर्बाद करें जो लोग हैं, उसके अलावा भी जल्दी जल्दी में देखें खाना पूरी होगी कि हमने तो कर ली थी, इनपुट ले लिया था, अब हम वही काम करेंगे जो हमें करना है और यही कानून लेकर आएंगे। और ये एक पूरी रविश जो चली हुई है, जितनी भी प्रपोज अमेंडमेंट्स आ रही हैं, सिर्फ पंजाब डेफेमेशन लॉ के नहीं और पीका की चलने बाद में बात करेंगे, लेकिन आप अगर वो मे 9 रिपोर्ट के हवाले से देखें कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, पीपीसी, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, तमाम जगह इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया का जिक्र अब आ रहा है। सो फरिया, आई मीन जैसे आपने भी जिक्र किया, ये मे 9 के बाद एक रियलाइजेशन है हमारे इक़्तिदार के ऐवानों में कि हमें सख्ती करनी है, हमें बयानिए को कंट्रोल करने के लिए हमें सख्ती करनी है। जो पार्टियां या लोग प्रोपेगेंडा करते हैं उन्हें सबक सिखाने की ज़रूरत है। ये हम बार बार देख रहे हैं, ये हम बयानात में भी सुन रहे हैं। अब ये जो पीका तरमीमी एक्ट है, इसके बारे में बताएं कि इसका अभी तक कोई ड्राफ्ट सामने आया है या अभी तक हम अंधेरे में ही तीर चला रहे हैं? ये नए अंधेरे में ही क्योंकि देखें रिपोर्टिंग तो हुई है लेकिन कोई ड्राफ्ट सामने नहीं रखा गया है, और ये हमें सिर्फ इतना पता है कि इसकी मंजूरी दे दी गई है, पार्लियामान में ये कब आता है, किस तेज़ रफ्तारी से। और हमने देखा है कि पीका जब 2016 में भी लाया गया था तो वो भी एक नंबर गेम खेली गई थी, 2/3 मेजॉरिटी थी, कोरम था नहीं था, आगे मंजूरी देके पास कर दिया गया। तो मुमकिन है कि हम दोबारा ये देखें हो। लेकिन जो खबरें सामने आई हैं उसमें एक डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी, अब बिल्कुल नाम पर मत जाइएगा, ये राइट्स प्रोटेक्शन के लिए तो होगी नहीं एक अथॉरिटी, लेकिन ये एक नई अथॉरिटी बनाई जा रही है और ऑलरेडी FIA को हटा के NCCIA रूल्स के तहत नोटिफाई कर दी गई है। तो लग ये रहा है कि क्लीन स्लेट देने की कोशिश, लेकिन वही काम और ज़्यादा करने की कोशिश कि सेंसरशिप भी होगी, पकड़ भी होगी सहाफ़ियों की और पॉलिटिकल वर्कर्स की। तो ये उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, लेकिन जो ज़्यादा तशवीश बात ये है, और मुझे जो लग रहा है कि ये होगा इन तरमीम के ज़रिए, कि अब तक जो हम कहते आए हैं कि जो चीज़ें गैर कानूनी हैं, जिस तरीके से इतलाक हुआ है पीका के सेक्शंस का सहाफ़ियों के खिलाफ कि ये तो ऑफेंस ही नहीं बनता, तो वो अब इस लैंग्वेज में ये ऑफेंसेस ले आएंगे तरमीम करके कि वो नहीं रहेगा जवाज, आप वो लीगली आर्ग्यूमेंट कर नहीं सकेंगे क्योंकि वो ऑफेंस बना दिया जाएगा, वो ऑफेंस बना दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया फरिया अजीज़। यहाँ पर एक वक्फा लेते हैं और फिर जो कुछ नई और बड़ी मज़ेदार चीज़ें मिली हैं, दुबई अनलॉक्ड, हाँ दुबई, जो भी दुबई वाली खबर के बारे में उन पर बात करें। कोई 3 दिन पहले हम ही ने क्या सब चैनल्स ने आपको दुबई में जो प्रॉपर्टीज़ ख़रीदी जा रही हैं, दुबई अनलॉक या दुबई प्रॉपर्टी लीक्स के नाम से एक कंसोर्शियम ने जो तफसीलात मुहैया की, उन पे हम सब ने थोड़ी बहुत गुफ्तगू की थी। और उसमें मोटी मोटी बात ये थी कि सबसे ज़्यादा जो प्रॉपर्टीज़ ख़रीदी हैं वो इंडियंस ने ख़रीदी हैं, उसके बाद पाकिस्तान का नंबर आता है, फिर UK वाले, फिर सऊदी अरब वाले, फिर कहीं जाके रूस वाले जो हैं वो आते हैं। छोटे लोग हैं उसमें 17,000 पाकिस्तानियों की 23,000 अमलाक हैं, सियासतदान हैं, जर्नल हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, पुलिस अफसर हैं, ताजिर हैं, सनतकार हैं, जिसके पास पैसा है वो ख़रीद सकता है। और इसमें से ज़्यादातर हमने वजाहत भी की थी कि सब लीगल हैं, डॉक्यूमेंट सबके जो हैं वो पूरे हैं, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जी कि उन्हें सुन के जो है मज़ा भी आता है और सवाल भी पैदा होता है। मसलन एक साहब हैं, पुलिस अफसर हैं, उनकी सरकारी तनख्वाह 95,000 रुपये माहाना थी, ठीक है, सरकारी मुश्किल से गुजारा होता है। हाँ, तो उनका भी नाम इसमें शामिल है दुबई प्रॉपर्टी लीक्स में, और वो हैं हमारे प्यारे सिंध पुलिस के रिटायर्ड एनकाउंटर स्पेशलिस्ट राव अनवार साहब। उनका नाम UK और USA की उस फहरिस्त पे है जो इंसानी हुकूक से मुताल्लिक़ है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों मुल्कों में जा नहीं सकते, मगर 6 साल में इन्होंने दुबई की 74 यात्राएं की। बिल्कुल की। लीक के मुताबिक राव अनवार साहब की जो अहलियां हैं उनके नाम पे इमलाक का रिकॉर्ड मौजूद है। राव अनवार की वहाँ एक प्रॉपर्टी भी नहीं है, अहलिया की या बेटों की हैं। गुड हस्बैंड। उनमें से जो प्रॉपर्टीज़ का रिकॉर्ड मौजूद है उनमें से एक 2 बेडरूम अपार्टमेंट 2021 में
तकरीबन $5 लाख में ख़रीदा गया और फिर $45,000 सालाना के किराए पे चढ़ा दिया गया। एक बिज़नेस ऑफिस भी एक बहुत ही महंगे कमर्शियल टावर में भाभी की मिल्कियत है। ये 2018 में $2,13,000 में ख़रीदा गया और उसे भी किराए पे चढ़ा दिया गया। जबकि एक $1.5 मिलियन का अपार्टमेंट, $15 लाख का अपार्टमेंट और $4 लाख का एक 3 बेडरूम वाला विला जो है वो भी था, मगर वो 2021-22 में बेच दिया गया। एक 6 बेडरूम का विला मई 2023 में किस्तों पे ख़रीदा गया, उसकी मार्केट वैल्यू लीक के मुताबिक है $67 लाख, 6.7 मिलियन, $67 लाख। अच्छा, पाकिस्तान में राव अनवार साहब जो हैं उनकी जो पेशा वराना शोहरत है उसके साथ प्रोटेक्शन रैकेट्स को उर्दू में क्या कहते हैं? एक भट्टा। अच्छा हाँ, भत्ता, ज़मीनों पे कब्ज़ा, तामीराती सेठों के लिए रेती बजरी की गैर कानूनी खुदाई की इजाज़त, ईरानी तेल की स्मगलिंग, जुए के अड्डों की सरपरस्ती, पानी के गैर कानूनी हाइड्रेंट्स की सरपरस्ती वगैरह वगैरह से जुड़ी हुई है। मगर उनका जो असल स्पेशलिटी है वो है एनकाउंटर्स। जी, सिंध पुलिस के अपने रिकॉर्ड के मुताबिक राव अनवार साहब 2011 से 18 तक 745 एनकाउंटर्स में शरीक रहे और कम से कम 444 मुबैना मुलज़िमों को फड़काया गया जी इन एनकाउंटर्स में। वो बतौर SSP कराची के इलाके मलीर के बादशाह थे। बिल्कुल, बल्कि बादशाह छोटा लफ्ज़ है, शहनशाह। और सियासतदानों से लेके हसास इदारों तक सबके काम के आदमी थे, सबकी आंखों का तारा थे। ऐसे लोगों को ज़रूरत भी होती है। 2018 में एक नौजवान नकीबुल्लाह महसूद की एक मुबैना इनकाउंटर में हलाकत के बाद से सल्तनत अनवारिया का ज़वाल शुरू हुआ। अच्छा, 5 साल तक ये मुकदमा चला और राव साहब दामन पे कोई छींट न खंजर पे कोई दाग। सर, आपको याद है जिस तुम तरह कत्ल करो हो दाखिल हुए थे हाँ सुप्रीम कोर्ट में, तो वो बरी हो गए पिछले साल। जी, इससे अपील चल रही है। अपील ठीक है। अच्छा, अब राव साहब कहाँ रह रहे हैं? ये शेर की मर्जी है, जहाँ मर्जी रहे, पाकिस्तान में रहे, दुबई में रहे, कहीं भी है, एक आज़ाद शहरी है। दूसरी साहब जी, मुसर साहब, ये जो प्रोफाइल आपने बताई है, रिमाइंड कराई हमें राव अनवार साहब की, उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो आपने मेंशन नहीं की। बताएं। और वो ये कि वो वफादार वतन हैं, वो मुहिब्बे वतन हैं, और वो कहते हैं, उनका भी मौक़िफ़ आना चाहिए ना। उनका मौक़िफ़ ये है कि मैंने आज तक जो कुछ किया वो अपने मुल्क की सलामती के लिए किया। मैंने रॉ के एजेंटों को मारा, मैंने अपनी लाइफ पे मैंने रिस्क लिया और मैंने अपनी जान पे खेलकर मैंने इस शहर में अमन कायम किया है। तो जरा इसको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कि जो कुर्बानियां देता है, इसीलिए मैंने थोड़ा बहुत हक उसका बनता है। बिल्कुल है, और इसीलिए मैंने कहा राव अनवार साहब की खिदमत साहब के बगैर मैंने आपने बिल्कुल इस्तेमाल आपके पास कुछ है? मेरे पास है, मेरे पास इतना वक्त कम है अभी। देखिए, बहुत लोगों के लिए ना एक सेफ्टी नेट भी होती है ना कि यार अगर कुछ यहाँ पर हो गया तो वहाँ पर हम जा सकते हैं। कुछ और भी अजीब नाम है, जैसे अमित सम्मू साहब हैं, इनका एक दफ़ा जिक्र हुआ था एक मशकूक अकाउंट की JIT के बारे में। अच्छा, JIT है हरफे आगे, कोई कोर्ट डॉक्यूमेंट नहीं है, और इसको चैलेंज और कंटेस्ट भी किया गया था, लेकिन JIT में लिखा गया था कि इनके पास ये ड्राइवर हैं और इनके पास और कोई आमदनी की ज़राए नहीं है। इन साहब के पास भी प्रॉपर्टीज़ हैं दुबई में। फिर वो ज़ाहिर है डॉक्टर मुख्तार गुर्दे वाले जी तो बात हमने की ही है। हाजी हारून साहब भी हैं जिनका एग्जैक्ट सागा में भी नाम आया है। जुलाई 2015 में उनको गिरफ्तार भी किया गया था कि जी आप मनी लॉन्ड्रिंग करवाते हैं। उनकी तो वो तो टॉप 5 में है, टॉप 5 में, लेकिन इनकी फिर भी समझ में आती है, क्योंकि इनकी, लेकिन ड्राइवर जो है उसका ड्राइवर का है हाँ सवाल खुद हो सकता है बहुत अच्छी ड्राइवरी की, बहुत अच्छी ड्राइवरी, फॉर्मूला 1 का ड्राइवर। और ये सारी देखें जरा इसको देखें ना, हम यूं भी देख सकते हैं कि हमारे यहाँ सोशल मोबिलिटी है
मैं तो कहता हूं बिल्कुल रिचेस वाली जो स्टोरी है, लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। एक ड्राइवर भी जो है वो दुबई में प्रॉपर्टीज खरीद सकता है अगर वो मेहनत करे, अगर वो सही लोगों की खिदमत करे। बिल्कुल। और मेरा ख्याल है कि इसी पॉजिटिव नोट पर, और अमेरिका को हम लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज कहते थे, अपना पाकिस्तान है यार, ऐसी क्या। और इसी पॉजिटिव नोट पर आज के लिए इतना ही जी, इजाजत दीजिए, हम दुबई चले, खुदा हाफिज।